मंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ करें आपको? बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकतर विद्यालयों की ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत एकदम दशा सुधर चुकी है। बहुत सारी जगह स्मार्ट क्लास बन चुके हैं, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बन चुके हैं, पेयजल की व्यवस्था ज्यादातर में हो चुकी है। जो बचे हैं अगले 100 दिन के अंदर उन पर भी हम पेयजल की सुविधा देने जा रहे हैं। ये बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव समाप्त हो, इसको ध्यान में रख करके, क्योंकि अक्सर होता क्या था, बेटा को अच्छे स्कूल में भेजते थे, बेटियों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भेजते थे। वहां न शिक्षक होता था, वहां पर न बैठने की व्यवस्था रहती थी, वहां पर न उन बच्चों के पास पढ़ने की व्यवस्था थी। ज्यादातर बच्चे नंगे पैर स्कूल जाते थे, सर्दियों में हाफ शर्ट पहन करके स्कूल में ठिठुरते रहते थे। इसलिए सरकार ने उन बच्चों की व्यवस्था को ध्यान में रख करके हम भेदभाव न करें, बल्कि सबको एक समान अवसर दें, ये व्यवस्था दी। आज बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चे भी किसी पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तरह ही वे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्था इसी को ध्यान में रख करके की थी। स्वच्छ भारत अभियान, देखिए बहुत अच्छी बात कही है यहां पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने कि स्वच्छ भारत अभियान ये स्वस्थ बनने का अभियान तो है ही, स्वच्छता का एक अभियान है, क्योंकि स्वच्छता हमें स्वस्थ बनने को अग्रसर करता है। लेकिन इसके साथ ही यह नारी गौरव के भी रक्षा करने का भी एक अभियान है। मुझे याद है आज से 6 वर्ष पहले गांवों में हम लोग पैदल नहीं जा पाते थे, गंदगी होती थी, अव्यवस्था होती थी। आज हर गांव साफ सुथरे हैं और मुझे लगता है हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे गांव साफ सुथरे हों। हमारे गांव में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिन घरों में शौचालय नहीं मिला है उन प्रत्येक घर को हम शौचालय उपलब्ध कराएं। एक अभियान के तहत सारा कार्यक्रम चला और आपने देखा होगा इससे कितना लाभ हुआ है। खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो इंसेफ्लाइटिस से त्रस्त थे, कितना व्यापक परिवर्तन वहां देखने को मिला है। वहां पर मैं तो देख के बहुत मुझे ताजुब होता है। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी में ये मस्तिष्क ज्वर से हर वर्ष हजारों मौतें होती थी। ये मौतें कौन, यानी वो तबका था जो गरीब तबका था, जिसको देश की आजादी के बाद से वोट बैंक बना दिया गया था। और वास्तव में जब उस परिवार के किसी बच्चे की मौत होती थी वो कभी मीडिया ट्रायल का विषय नहीं बना, कभी नहीं बना। हर वर्ष अकेले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 600 से लेके 1500 बच्चों की मौत होती थी। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन और अंतर विभागीय समन्वय से मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां 1500 मौत हर वर्ष होती थी, इस वर्ष हम लोग इस मौत को घटा करके न्यूनतम ला करके 15 तक लेके आ गए। केवल 15 मौत, और जिन गांव में हुई है वहां पे भी जवाबदेही तय की जा रही है। ये भी क्यों हो गई, हम ये भी नहीं होने देंगे। ये है स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम। घर घर में शौचालय बनना, उन शौचालयों को साफ रखना, उनको उपयोग करना। हमारे गांव की पगडंडी, गांव की सड़क, गांव के मोहल्ले पूरे साफ सुथरे रहेंगे, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन से जो शौचालय घर घर में बने हैं, मोहल्ले मोहल्ले बने हैं, उसने मस्तिष्क ज्वर को इतने न्यूनतम स्तर पर ला करके ये परिणाम हमें उपलब्ध कराया है। और वास्तव में जो काम आपके द्वारा हो रहा है, ये नींव को मजबूत करने का काम हो रहा है। एक सशक्त समाज तब बनेगा जब एक व्यक्ति स्वस्थ होगा। स्वस्थ व्यक्ति ही सशक्त समाज की नींव बन सकता है, और एक सशक्त समाज ही एक सशक्त राष्ट्र और समर्थ राष्ट्र की नींव बनेगा। और वह कार्य स्वस्थ भारत मिशन कर रहा है। लोगों के बहुत बड़े खर्चे को बचाया है। यद्यपि आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया है ज्यादातर लोगों को, हमारा प्रयास है सभी लोग उससे कवर हों, लेकिन फिर भी स्वच्छ भारत मिशन ने इसको और भी न्यूनतम स्तर पर पहुंचाया है कि लोगों का जो पैसा स्वास्थ्य के नाम पे खर्च होता था, बीमारी में खर्च होता था,
वह इसने काफी हद तक इसने बचाने का काम किया। जनधन अकाउंट, देखिए जनधन अकाउंट का महत्व अन्य उसमें नहीं। मुझे याद है 1998-99 में गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आई थी। प्रदेश सरकार ने 1,000 रुपए के चेक लोगों को वितरित करने के लिए दिए थे और 1,000 रुपए किसी गरीब के लिए जाता था तो उसको बैंक अकाउंट खोलने के लिए कहा जाता था कि पहले 500 रुपया जमा करिए तब तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलेगा। नहीं खुल पाता था, यह स्थिति थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में हर गरीब का जनधन अकाउंट खुलवाया। हमें कितना इसका लाभ मिला? हमें जब किसानों के खातों में पैसा भेजना था, 2 करोड़ किसानों के खातों में इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने 1 क्लिक में सभी के खातों में पैसा भेज दिया। 87 लाख वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांग जन के अकाउंट में एक साथ पेंशन, हम एडवांस पेंशन भेजते थे कोरोना कालखंड में, लॉकडाउन के बाद दौरान भी और लॉकडाउन के बाद भी। श्रमिकों के खातों में भी हम लोग, क्योंकि जनधन अकाउंट में हर गरीब का खाता खुल गया, शासन से उपलब्ध होने वाली धनराशि उनके अकाउंट में सीधे जा सकती है। यह कार्य इसके माध्यम से हुआ और खासतौर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम है कि उनके खाते में सीधे पैसा जाएगा। ये कार्यक्रम अनेक स्तर पर अलग अलग तरीके से किया गया, इसका लाभ मिला। नहीं तो एक एक घर में चेक वितरण करने की नौबत आती तो इतना मैन पावर हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि हमने तो ज्यादातर अधिकारी हमारे कोरोना की रोकथाम करने के लिए, प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए, कम्युनिटी किचन संचालन करने के लिए या फिर अन्य तरीके से कोरोना को रोकना, उससे पहले उससे लॉकडाउन को सफल बनाना, अन्य अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे। इसी पे सारी टीम लगी हुई थी। तो चेक वितरित करने के कार्यक्रम को कैसे हम आगे बढ़ा सकते थे, ये उस समय एक चैलेंज होता, लेकिन हम लोगों ने इसका उपयोग किया तो उसके माध्यम से हर एक लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंचने में मदद मिल गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आपने देखा होगा महिलाओं के जीवन में कितना परिवर्तन ला सकता है। हर गरीब के पास रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया। पहले रसोई गैस का कनेक्शन 2014 के पहले 20,000 25,000 रुपये में भी नहीं मिल पाता था। निःशुल्क सबको रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए और इस कोरोना में तो 6 महीने तक हर परिवार को, जिनका उज्ज्वला योजना का अकाउंट था, उन्हें निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। मातृवंदना का कार्यक्रम हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, आप कल्पना करिए किसी घर की मालकिन कोई महिला हो जाए और उसके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना आ जाए। देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को और प्रदेश में 30 लाख लोगों को मात्र 3 वर्ष में हम लोगों ने एक आवास उपलब्ध कराए हैं। एक आवास उन 30 लाख लोगों को। सौभाग्य योजना में प्रदेश में 1 करोड़ 24 लाख लोगों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। एक कनेक्शन केवल उपलब्ध नहीं कराया गया, वहां पर विद्युतीकरण का कार्य पहले हुआ, फिर कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। यानी ये जितने भी कार्यक्रम हैं, ये महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में, मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम हैं। उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान से भी जुड़ा हुआ है और उनके स्वावलंबन से भी जुड़े हुए कार्यक्रम हैं। और प्रदेश सरकार ने इसी क्रम को आगे बढ़ाया। खासतौर पर स्कूल चलो अभियान में कोई बालक या बालिका वंचित न रहने पाए। ज्यादातर परिवार बालकों को तो स्कूल भेजते थे, बालिकाओं को नहीं भेजते थे। और 50 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में 3 वर्ष में बढ़े हैं। ये बालिकाओं की संख्या इसमें ज्यादा थी। तो बालिकाओं को पढ़ाने के समय जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में ये चीजें आगे बढ़ी हैं। इसी प्रकार से बालिकाएं स्कूल तो जाएंगी, लेकिन बहुत सारी जगह हमारे प्रदेश में 6 ऐसे जनपद थे जिन जनपदों में पुरुष और महिलाओं के अनुपात में विषमता ज्यादा आ रही थी। और उस विषमता को दूर करने के लिए हम लोगों को एक मुखबिर योजना भी प्रारंभ करनी पड़ी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्या
भ्रूण हत्या के कार्यक्रम चल रहे हों और उसके नाम पर जो है कुछ लोग गलत तरीके से इसके माध्यम से एक गलत प्रवृत्ति को जन्म दे रहे हों। आज प्रदेश के अंदर इस संतुलन काफी अच्छा हुआ है, लेकिन अभी एक जागरूकता की आवश्यकता है। खासतौर पर इसमें हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की। बहुत सारी गांव पंचायतों में ये योजना लागू की गई। खासतौर पर बालिका के जन्म लेने के साथ ही जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा, एक निश्चित धनराशि उस बालिका के नाम पर आ जाएगी। बालिका 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से उसको आच्छादित करेंगे, एक निश्चित राशि इस बालिका के नाम पे आ जाएगी। बालिका पहली क्लास में जाएगी, स्कूल में रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में आ जाएगी। बालिका 6ठी क्लास में जाएगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में धनराशि आ जाएगी। बालिका 9वीं क्लास में जाएगी, एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जाएगी और वह बालिका स्नातक तक की शिक्षा या कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोर्स करती है तो उस बालिका को 15,000 की एक राशि उस बालिका के नाम पर सरकार जमा कर देगी। बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए यह कार्यक्रम सरकार के द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। बहुत बड़ी योजना है और मुझे लगता है कि जागरूक महिला ग्राम प्रधानगण, पार्षदगण, चेयरमैन या मेयर जो हैं, ये सभी लोग अगर इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो ज्यादातर लोग इसका लाभ ले सकते हैं। स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क हो या फिर प्रदेश की प्रत्येक निराश्रित महिला को महिला पेंशन का लाभ देना, ये सभी कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने महिला कल्याण को ध्यान में रख करके, उनके सम्मान को और उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके कार्यक्रम चलाए हैं। महिला स्वयंसेवी समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, और हम लोगों ने देखा है कि प्रदेश सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि पहले जो पंजीरी वितरित की जाती थी पोषण अभियान के अंतर्गत, हम लोग महिला स्वयंसेवी समूहों को इसको दे रहे हैं। बहुत सारी जगह राशन कार्ड, राशन वितरण की जिम्मेदारी भी जहां पे ज्यादा शिकायतें वहां पर महिला स्वयंसेवी समूह को ही देने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन शासन योजनाएं बना सकता है, प्रशासन उसको आगे तक बढ़ा सकता है, लेकिन अगर समाज में महिलाएं जागरूक हो जाएं तो बहुत बड़ा कार्य इसको हम आगे चला सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ जो सही पात्र व्यक्ति है उस तक पहुंचा सकते हैं। उन लोगों तक इन योजनाओं का लाभ हम दे सकते हैं और इसमें एक बड़ी भूमिका आपकी होगी। सबसे पहले महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के स्वावलंबन को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कुछ हेल्पलाइन भी जारी की है और मुझे लगता है अगर इसकी जानकारी हमें है और हम इनकी जानकारी लेने के साथ इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे, एक बहुत बड़ा अभियान हम लोग ले सकते हैं। मिशन शक्ति का जो एक कार्यक्रम है ये अलग अलग विभागों के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर इसकी समीक्षा होगी, चीफ सेक्रेटरी प्रदेश स्तर पर इसकी हर महीने समीक्षा करेंगे। हर जनपद के जिलाधिकारियों का दायित्व है कि वे विभागीय समीक्षा इसकी जनपद में साप्ताहिक रूप से करें और हर विभाग अपने अपने कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा करें कि क्या कार्य उनके स्तर पर महिलाओं के सम्मान से, उनके स्वावलंबन से या उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। जैसे प्रदेश के अंदर पुलिस विभाग के द्वारा पहले ही विमेन पावर नंबर जारी हुआ है 1090। मैं इसकी समीक्षा अक्सर करता हूं तो मैं अक्सर देखता था कि इसमें ज्यादातर कॉल 2-3 महानगरों से आती थी, अन्य प्रदेश के अन्य जनपदों से नहीं आती थी। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना, कहीं पे महिलाओं को सुरक्षा का खतरा लगता है 1090 पर अगर वह कॉल करेंगी तो ये आपस में इंटीग्रेट भी हैं। पुलिस का जो कॉल है 112 यानी इस पे आप न भी करें 1090 पर ही कर देंगे तो भी आपके यहां पर आपको सुरक्षा वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। या 181 घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए
ये हेल्पलाइन जारी की गई है, या सीएम हेल्पलाइन 1076 पर अगर आप कॉल करेंगे और उस के माध्यम से अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं तो यहां से भी वह सूचना वहां तक पहुंच सकती है, अगर वह सुरक्षा से जुड़ा हुआ है मामला है तो। इसी प्रकार से पुलिस का 112, एम्बुलेंस सेवा का 108, या महिला और बच्चों की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सेवा है 102, ये सभी हेल्पलाइन जितनी भी जारी की गई हैं, ग्राम पंचायतों में भी इसकी जानकारी होना, हर एक ग्राम पंचायत में ये जानकारी होनी चाहिए, हर नगर निकाय में ये जानकारी होनी चाहिए कि ये नंबर किस कार्य के लिए, किस परिस्थिति में, किस इमरजेंसी पर कॉल हमें करना, कौन से नंबर पे कॉल करना है। ये जानकारी अगर हर नागरिक को और हर बालिका या महिला को हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से जो अभी भी महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर तमाम जगह प्रश्न खड़े हो रहे हैं, इस पर हम विराम लगा सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने 2 और निर्णय लिए हैं। वे निर्णय है, एक 1535 थाने हैं हमारे पास प्रदेश में। इन सभी 1535 थानों में हम लोग एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने का आदेश दे चुके हैं, और अगले कुछ दिनों में महिला हेल्प डेस्क, जहां पर थाने में कोई महिला गई है, पीड़ित महिला गई है, तो उनके बैठने की व्यवस्था रहेगी। वहां पर महिला पुलिस अधिकारी या महिला कांस्टेबल पहले से मौजूद रहेगी। वहां पर बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, स्टेशनरी की व्यवस्था, और वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी रहेगा, जिससे उनकी सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया जा सके। ये व्यवस्था वहां पर रहेगी, और 350 तहसीलों में भी हम इसकी व्यवस्था करेंगे। यानी 350 तहसील, 1535 थानों में ये व्यवस्थाएं पहले चरण में दी जा रही हैं, जिससे महिलाएं अपनी शिकायत को वहां पर रख सकें और उसकी समयबद्ध ढंग से उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकल सके। इस सरकार के स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई है, लेकिन मैं चाहूंगा, जैसे एक ग्राम प्रधान ने यहां पर कहा बाराबंकी से, और वह खासतौर पर स्वयं मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने इस बात को बहुत बेबाकी से कहा कि हम अपने गांव में हर सप्ताह बैठक करते हैं और गांव के बच्चों को, बालकों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं, कि इस बात के लिए कहते हैं कि कोई भी ऐसी हरकत न करें, कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जो बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता हो। और हमें चाहिए कि हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में, हर नगर निकाय में हम लोग इसके बारे में लोगों को अवगत कराएं, बताएं कि कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि गांव में तो पहले ऐसी चीज कोई भी शिकायत नहीं आती थी। गांव में तो मान्यता होती थी कि गांव की बेटी सबकी बेटी। तो ये गांव की बेटी सबकी बेटी जो ये मान्यता थी हमारी, आखिर आज हम लोग कहां जा रहे हैं? क्यों गांव की बेटी के साथ गांव में ही अत्याचार हो रहा है? ये प्रश्न एक सभ्य समाज के सामने एक चैलेंज है, एक चुनौती है, और इस चुनौती को हम सबको स्वीकार करना होगा कि कैसे इसका समाधान का रास्ता निकालना है। वह समाधान भी आप ही के माध्यम से निकलना है। वह माध्यम जो बाराबंकी के एक ग्राम प्रधान ने बात कही है कि हम हर सप्ताह बैठते हैं, गांव के लोगों के साथ संवाद बनाते हैं, गांव के बालकों के साथ संवाद बनाते हैं, गांव के युवाओं के साथ भी संवाद बनाते हैं, और फिर उनके सामने ये प्रश्न करते हैं कि भाई ये चीजें अगर होंगी तो ठीक नहीं। दूसरा, सीसीटीवी कैमरा या पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम गांव में किसी बात की घोषणा करने का माध्यम बन सकता है, गांव में सुबह शाम भजन या गांव से जुड़े किसी राष्ट्रभक्ति के कामों को संपन्न करने के लिए भी माध्यम बन सकता है, गांव में अन्य कार्यक्रमों, स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ गांव को जोड़ने का है, या अन्य तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यों को जोड़ने के लिए भी ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और मुझे लगता है कि एक बड़ा कार्यक्रम है। हम लोग पहले चरण में जागरूकता के इस कार्यक्रम में हर एक तबके का सहयोग लेना चाहते हैं, और आज मुझे आपके साथ संवाद बनाने का अवसर मिला है। हम पहले चरण में जागरूकता करेंगे, दूसरे चरण में हम लोग कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और तीसरे चरण में दोनों प्रकार के लोगों के खिलाफ, एक
जो महिला सुरक्षा के सामने खतरा बने हुए हैं, और दूसरा जो लोग महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए या उनके स्वावलंबन के लिए चलने वाली योजनाओं में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की हमारी तैयारी होगी। और ये कार्रवाई हमारी बहुत व्यापक पैमाने पर प्रदेश के अंदर प्रारंभ होने जा रही है। और इसलिए आज मैं आप सबके साथ संवाद बना रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप में से ज्यादातर सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और खासतौर पर महिला जनप्रतिनिधि, किस रूप में शासन की योजनाओं के प्रति पूरी तरह गंभीर होकर के कार्य कर रही हैं। मुझे लगता है जैसे जागरूक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग न केवल शासन की योजनाओं को सफलतापूर्वक उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जो इसके लिए पात्रता रखता है, अपितु इसके माध्यम से हम लोग बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के, शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज के विभिन्न जो महिला स्वयंसेवी समूह हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन हैं, वे सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। खासतौर पर जो जनप्रतिनिधियों के साथ साथ शिक्षक गण जुड़े हुए हैं या स्वयंसेवी संगठनों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हम लोगों ने शिक्षा विभाग को इसमें अलग से कार्यक्रम भी दिया है कि शिक्षा को हम संस्कारों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम हम पहले चरण में जागरूकता के माध्यम से समाज के किसी भी प्रकार की कुरीति को, किसी भी प्रकार की विकृति को और किसी भी प्रकार के उस चैलेंज को जो आज महिला सुरक्षा के सामने या महिलाओं के सम्मान के सामने खड़ा हुआ है, उसे देश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में हम सफलतापूर्वक उसका निवारण करके हम लोग उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का जो एक बेहतर माहौल देने का कार्य हुआ है, इस सुरक्षा के बेहतर माहौल को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस वर्चुअल संवाद से जुड़ने के लिए आप सभी जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, खासतौर पर महिला सरपंच, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पार्षद या चेयरमैन और मेयर या जिला पंचायत के अध्यक्ष या प्रमुख गण हैं, हमारे शिक्षक गण हैं, स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए विभिन्न जो संगठन है, संस्थाओं से जुड़े हुए उनके पदाधिकारी हैं और भी अन्य संगठनों से जुड़े हुए जितने भी ऐसे पदाधिकारी हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।